डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट 1 का सॉल्यूशन, वो भी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। इस पीडीएफ को पूरा का पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ में। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको इस वीडियो में एक पासवर्ड बताया जाएगा, जिस पासवर्ड के थ्रू आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है, अपने प्लेलिस्ट को भी विजिट करना है और साथ ही साथ आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें हम बात करें, एवार्डो एवेगार्डो स्थिरांक है। एवेगार्डो है ये, तो एवेगार्डो स्थिरांक जो होता है यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 जो है अणुमोल जो होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए सभी के आंसर्स लिखे गए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 4 ऑप्शंस हैं, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन जो है ये सही है, तो यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर। इसी तरह से आपको सारे उत्तर मिलेंगे, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन सभी के। सेकंड क्वेश्चन है, सह संयोजी यौगिक जल में प्राय घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, वियोजित होते हैं यानी विस्थापित हो जाते हैं और जल में अवघटित हो जाते हैं। इस किस टाइप के होते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, जैसे अघुलनशील होते हैं यानी कि अनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, सहसंयोजी वाले। इसके बाद में संक्रमण धातुओं के अपूर्ण होते हैं, कौन से कक्ष में ऑर्बिटल यानी कौन सा कक्ष जो है वो अपूर्ण होता है, तो 3D ऑर्बिटल जो है उसका अपूर्ण होता है। उसके बाद में पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी परम शून्य पर होती है, कब होती है, जब वो शून्य होता है तब। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 5वां क्वेश्चन, इसमें बात करें निष्क्रिय गैसों का अंतिम सदस्य कौन सा है, तो रेडान जो है ये अंतिम सदस्य है निष्क्रिय गैसों का, नोबल गैसेस जिसको बोलते हैं। यानी कि उनके साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो वो अपना जो स्टेट चेंज नहीं करेंगे, वो जैसे थे वैसे के वैसे उस रिएक्शन से वापस बाहर निकल जाते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं उनको। चलिए कोई नहीं, अगर हम बात करें के पी का मात्रक है, ये किसका मात्रक है ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छा आपका जो क्वेश्चन पूछा है, के पी पूछ सकता है, कभी कभी के सी पूछ सकता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय जो है आपका डेल एन, इसका जो है ये मात्रक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो दाल कुल के पौधों में, जितने भी दाल है ना उन सभी के पौधों में सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें खंड बी की, तो खंड बी में फटाफट देखते हैं सबसे अधिक विद्युत जो है ऋणी तत्व का नाम क्या है, तो क्लोरीन जो है इस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। उसके बाद में जब अभिक्रिया में कोई पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करे तो वह क्या कहलाता है, वो क्या कहता है, कैटालिस्ट कहलाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, स्व उत्प्रेरक। ठीक है, कैटालिस्ट यानी कि ये यानी कि उस अभिक्रिया को तेज करने का काम करता है। जैसे नारद मुनि का आपने नाम सुना होगा सभी ने, तो नारद मुनि का क्या काम है, इधर की बात को उधर पहुंचाना, उधर की बात को उधर पहुंचाना, यानी कि इधर की खबर को उधर, और यानी कि वो खबर जब इधर से उधर करते हैं तो क्या होता है, आग लग जाती है। क्या मतलब, थोड़ी चिंगारी लगा के भाग लेते हैं वहाँ पे, नारायण नारायण करके। तो वही स्व उत्प्रेरक या क्रिस्टल जो आपका कैटलिस्ट है उसका यही काम है। आगे बढ़ते हैं, यूरेनियम एक खालिस्तान पदार्थ है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ है ये, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, हमेशा यूरेनियम रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। इसके अलावा पैरासीटामोल औषधि का उदाहरण है, किस टाइप का, तो दर्द और ज्वर नाशक, यानी बुखार के लिए पैरासीटामोल लेते हैं आपके घरों में। नॉर्मली आपके ड्रॉअर में अगर आप दवाइयाँ रखते हैं इमरजेंसी के लिए, तो आपको ज़रूर पैरासीटामोल मिलेगा उसमें, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, एसएस अतिव्यापन से खालिस्तान बंद बनते हैं, तो सिग्मा बंद बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी में, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सत्य असत्य कथन का छांट करके लिखना है आपको। तो पहला है, जब कोई ठोस पिघलता है तब एंट्रोपी बढ़ती है, तो सदैव बढ़ती है गुरुजी, यहाँ पे सत्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नायलॉन 66 संश्लेषित बहुलक है, बिल्कुल संश्लेषित है, तो इसको भी आप सत्य करेंगे। नेक्स्ट जो है अभिक्रिया 2SO2 प्लस O2, और ये रिवर्सिबल है। ठीक है, प्लस ऊष्मा द्वारा SO3 के अधिक उत्पादन के लिए ताप बढ़ाया जाता है,
तो ये बिल्कुल गलत है। रिवर्सिबिलिटी है इसमें, तो रिवर्सिबिलिटी में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, ठीक है ना। यानी कि देखिए आप ये दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम लेते हैं इसमें इसको, तो इससे वापस ये बन जाएगा, और इसी अभिक्रिया को लेते हैं तो इससे वापस ये बन जाता है। यानी ये कि क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके लिए असत्य इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का एक कारक गैस में से एक मेथेन है। कौन सा? मेथेन है। मेथेन गैस से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं। किससे होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CH3 से होता है, ठीक है। तो इसलिए असत्य हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? संक्रमण धातुएं प्रबल अपचायक हैं। तो बिल्कुल गलत है भैया, असत्य वचन है ये। संक्रमण धातुएं प्रबल अपचायक नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितने मर्क्यूरिक ऑक्साइड की आवश्यकता होगी, जब Hg यानी मर्क्यूरिक का भार जो आपको परमाणु भार दे रखा है 200.6 और जो ओ दे रखा है वो दे रखा है 16। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको मरकरी वाला जो है, आपको मरकरी ऑक्साइड जो है आपका, मर्क्यूरी ऑक्साइड, उसका रिएक्शन लिखेंगे तो इसमें Hg और O2 अलग अलग हो जाएंगे। अब इसमें दिया कितना है 3.2 और ये कितना दिया है 32, क्योंकि O2 है ना, यहाँ पे 16 है तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। समझ में आया? अब 32 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है कितने से? इतने से, ठीक है। तो 1 ग्राम कितने से होगी? इतने से। तो फिर उसके बाद में 8 ग्राम कितने होगी? इसमें 8 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा 8 से गुणा और इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आपको न्यूमेरिकल आसानी से। आगे बढ़ते हैं अथवा क्वेश्चन में। गंधक के कितने ग्राम को हवा में जलाया जाए कि NTP पर 10 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो सके? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको बोलते हैं NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ध्यान रखना है, सामान्य दाब और तापमान पर। ओके, अब ध्यान रहेगा। तो गंधक के कितने ग्राम को हवा में जलाया जाए कि सामान्य ताप और दाब पर 10 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो सके? परमाणु भार जो है सल्फर की दे रखी है 32, ऑक्सीजन की 16। तो आपको सबसे पहले रिएक्शन पता होनी, तो S+O2 हो जाएगा। क्या देता है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे O2 कितना दे रखा है, यानी कि 16 दे रखा है, तो O2 कितना हो जाएगा? दुगना है ना, O की वैल्यू 16 है तो O2 कितना हो जाएगा 32, और SO2 यहाँ पे S कितना दे रखा है आपको? तो S दे रखा है आपको 32, ठीक है। और आपको नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे निकालना, और ये कितना O2 कितना देखा है 32, तो इसको हमने ले लिया कितना 22.42 NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो ये हो गया 22.4 लीटर SO2 गैस प्राप्त पर 32 ग्राम गंधक से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 32 इंटू 10 इंटू अपॉन 22.4, ठीक है। यह हो गया आपका। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 14.29। तो 10 के लिए कितना हो जाएगा ये 14.29, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। बॉयल का नियम, अच्छा बॉयल्स लॉ लिखना है, और ग्राहम का विसरण का नियम ये भी लिखना है। तो बॉयल्स का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी निश्चित मात्रा की गैस का आयतन दाब के व्युत अनुक्रमा यार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वाला साइन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। तो इसके बाद में जो PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि K हम जब ले लेंगे P और V इधर चले जाएंगे तो एक K की तरह से हम इसको कॉन्स्टेंट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, अगर इक्वल टू का साइन लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के। तो इस तरह से आपको ये लिखना है, और इसका जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस तरह से पूरा कंप्लीट लिखना है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आप इसको देख करके समझ सकते हैं, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे समझा दूंगा। अच्छा, ग्राहम का जो विसरण नियम है वो आपको बताना है। तो ग्राहम का विसरण नियम क्या होता है? स्थिर ताप और दाब पर गैसों के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? गैसों का जो स्थिर ताप और दाब हो, यानी ये जो चीज़ें कांस्टेंट रखी जाती है ये होने चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगी तो ये चीज़ें आएगी नहीं। इसलिए बोलते हैं पहले कि ये चीज़ ये होनी चाहिए तो ये होगा, ठीक है। तो विसरण के दर उसके जो रेट है वो घनत्व के वर्गमूल के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इसकी रिएक्शन फॉर्मूला है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√D। और यहाँ पर इसको जो है दरें जो है R और R2 हो सकती है, घनत्व D1 और D2 हो सकता है, ठीक है। अगर ये हो सकता है तो क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं आराम से सिंपली।
ठीक है। अथवा में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो टिप्पणी लिखने चार्ल्स का नियम और डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो चार्ल्स का नियम और चार्ल्स का नियम क्या कहता है, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन जो है वो ताप के सीधे समानुपाती होता है। देखो ये सही बताया इसने, ठीक है, समानुपाती होता है। जब इस दाब स्थिर है तो v इक्वल्स टू टी हो जाएगा, दाब स्थिर है तो, और v स्थिरांक एक ले लेंगे जो कांस्टेंट चाहिए हमें के, तो ये स्थिरांक इंटू टी हो जाएगा। बराबर का साइन लगा रहे हैं ना, इसलिए ये साइन हटाने के लिए बराबर का साइन लेते हैं, तो कभी भी स्थिरांक एक आता है कांस्टेंट, जिसको सी के नाम से या फिर के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं हम, जो भी मर्जी आप माने। तो v अपॉन टी इक्वल्स टू स्थिरांक यानी कांस्टेंट हो जाएगा, सी हो जाएगा v अपॉन टी। ये हो गया आपका चार्ल्स का नियम। इसी तरह से आप डाल्टन का जो आंशिक दाब के नियम के अनुसार क्या होता है, निश्चित ताप यानी कांस्टेंट टेम्परेचर व वॉल्यूम पर रासायनिक रूप में क्रिया न करने वाली दो या दो से अधिक गैसों के मिश्रण का कुल प्रेशर उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर पार्शियली प्रेशर सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर होता है, यानी कि आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से अब हम बात करें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निम्नलिखित बिंदुओं में वर्णन करना है। तो एक तो नामांकित चित्र बना देना है और एक सेल अभिक्रिया समीकरण दे देनी है। तो सबसे पहले तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ये चीज़ बतानी है। और इसमें आयताकार प्लेटिनम की एक प्लेट होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है। प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है, एक तरह से कोटिंग होती है। जैसे कि आप देखते हैं अपने पहले रिम आती थी तो उनमें जंग लग जाता था, ध्यान होगा आपने अगर पुरानी साइकिल देखी होगी। तो अभी क्या जो रिम आती है वो अलॉयड व्हील आती है, उनके ऊपर कोटिंग होती है, एक प्लेटिनम टाइप की कोटिंग होती है जिस पर उनमें जंग नहीं लगता। आप किसी भी अलॉय व्हील को देखोगे उसमें जंग नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको समझानी होगी पहले तो लिख करके कि ये कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ क्या होती है। उसके बाद में आप रिएक्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और नीचे जो है आपको इसका डायग्राम ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम ये होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ये एक आपका धातु रख दिया, ठीक है, और ये कि Hg है और मरकरी है इसमें, और ये वायुमंडलीय दाब जो है H2 गैस की है यहाँ पे, और HCl का 1 मोल जो है HCl विलियन है, और प्लेटिनम की प्लेट है यहाँ पे नीचे रखी हुई, ठीक है। तो ये मानक हाइड्रोजन के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए ऊपर वाली रिएक्शन आप लिखना चाहें तो ज़रूर लिख दें, अगर नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर ये इक्वेशंस जो लिखी गई हैं इनको ज़रूर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की डिमांड यही है। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाने के बाद में इसको समझा देना है। आप यहाँ तक देख चुके हैं, यहाँ तक कंप्लीट देख लीजिए। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं आपको PDF का पासवर्ड अभी बता दूंगा तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अथवा में सरल गैल्वेनिक सेल का नामांकित बिंदुओं पे वर्णन करना है, या निम्नलिखित बिंदुओं पे उसमें नामांकित चित्र हो गया और सेल की अभिक्रिया का समीकरण। तो सबसे पहले तो आपको बता देना है, सेल कैथोड एनोड जिंक रोड और कॉपर रोड है। इसके बीच में जो कौन कौन सी चीज़ें, हम ZnSO4 और CSO4 ये दोनों हम एक्वस सोल्यूशन ले रहे थे, यानी एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, और सांद्र KCl ले रहे हैं, ठीक है, पोटेशियम। अब इसके बाद में ये तो डायग्राम हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं और डायरेक्शन दिखा देंगे, इधर विद्युत धारा या गैल्वेनोमीटर आप दिखाना चाहें उसको दिखा देंगे। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। अब इसके आगे आ जाइए, इसका जो समीकरण है वो आपको ज़रूर देना है। तो ये समीकरण है इसकी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए झाग पल्लवन विधि का जो सचित्र वर्णन करना है। तो झाग पल्लवन विधि जो आपने 10th में पढ़ी होगी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ठीक है, और नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा पढ़ सकते हैं और आपको याद भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने जो 4th फ्लोटेशन मेथड है वो गिवन है, झाग पल्लवन विधि हिंदी में बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है आपका, जनरली क्या होता है, इस विधि का प्रयोग जब है सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण हेतु किया जाता है, जिसमें क्या है, इस विधि में अयस्क को जल तथा तेल के यानी कि पाइन या यूक्लिटिस जो बोलते हैं उसमें इसको मिलाकर के वायु की तीव्र धारा में मतलब प्रवाहित करते हैं, और अयस्क झाग के रूप में ऊपर तैरने लगता है ना। यहाँ पे झाग बन जाएगा और इसमें तैरने लग जाएगा, जबकि मैट्रिक्स भारी होकर नीचे बैठ जाता है, ठीक है, जिसको अशुद्धियाँ या गैंग भी बोलते हैं, गैंग, ठीक है। तो ये पल्लवन विधि है।
अथवा में अगर हम बात करें अयस्क के निस्थापन और भर्जन की प्रक्रिया आपको बतानी है, तो अयस्क के निस्थापन और भर्जन की प्रक्रिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन निस्थापन और भर्जन की अभिक्रिया को दर्शाता है। यहाँ पर आगे हो गया। अब हम आगे बात करें, नेक्स्ट जो है आपका 22वां क्वेश्चन, संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसको स्पष्ट करना है क्यों करते हैं। तो आ जाइए 22वें क्वेश्चन पे। तो 22वां क्वेश्चन ये है, और इसके अ पार्ट में तो ये पूछा गया और ब पार्ट में पूछा गया संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको संक्रमण तत्व एवं उनके यौगिक जो अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसको बताने के लिए थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से शुरू है। इस पार्ट का कंप्लीट जो सॉल्यूशन है आप उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसके आगे बात करूं, और भी पार्ट जो हैं इसके यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ तक इसका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट तक मैं आपको दिखा चुका था। और इसी का बी पार्ट है जो रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति जो है, इसकी बात करें टेंडेंसी टू फॉर्म कलर आयंस, तो इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि क्यों बनाते हैं ये कलर आयंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये आप आराम से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं समय आपका ना लेते हुए थोड़ा आगे जल्दी जल्दी बढ़ जाऊँगा। तो इसके अथवा पार्ट में जो है उसकी बात करते हैं। तो इनके IUPAC नेम लिखने हैं। तो ये आपका एक तो इस प्लेटिनम भी है, एक ये है आपका निकल है, फेरस है, सोडियम है? ये सब चीज़ें हैं ना। चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले ए पार्ट की बात करें तो पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4 आयन बोलेंगे इसको। दूसरे का उत्तर आपके सामने है, तीसरा और चौथा आंसर आपके सामने है। तो इन सभी को आप देख लेना और तैयारी अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन। अच्छा, IUPAC नेम लिखना बहुत आसान है। अगर आपको नहीं आता तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, मैंने अपलोड नहीं किया, अपलोड कर दूंगा जल्द ही, और उसको फिर आप देख सकते हैं और उससे आप IUPAC नाम कैसे लिखते हैं आप आराम से बता सकते हैं। प्राकृतिक रबर और वल्कनीकृत रबर के गुण धर्मों की तुलना आपको करनी है कोई भी 4 बिंदुओं पे। तो यहाँ पे 4 की जगह 6 बिंदु हैं आमने सामने। जब भी आप तुलना करेंगे, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें शायद मैंने बायोलॉजी की तुलना आपको बताई थी, बायोलॉजी के सेक्शन में। तो आमने सामने हमेशा तुलना करेंगे तो इससे क्या होता है, आपको लिखने में भी आसानी होगी और एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको नंबर फुल मिलने में भी आसानी होगी। अथवा में जो पार्ट है, अम्लीय रंजक और क्षारीय रंजक में भी आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पे 4 अंतर उसके जो बताए गए हैं वो लिख दिए गए हैं। बहुत ही आसान आसान से अंतर है। तो आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो कंटेस्ट याद हो जाएगा आपको, 100% जो है आपको याद हो जाएगा, ना भूलने वाली स्थिति में पहुंच सकते हैं। कुछ बच्चों का थोड़ा सा एक मन में संशय चल रही थी कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, ऐसा कुछ तो कमेंट आते रहते हैं और मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई भी देता रहता हूं। तो आपको मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम अगर नहीं होते हैं तो परेशानी आपको ही है और आपका ही 1 साल जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम होते हैं तो सिंपली क्या है, बेस्ट होगा। क्योंकि आपने जो तैयारी करी है और आप जो तैयारी कर रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, पास ज़रूर हो जाएंगे आप। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आगे बढ़ता हूँ मैं 24वें क्वेश्चन पे। तो 24वां क्वेश्चन तो ऐसे आपने देख लिया होगा, कौन अधिक क्रियाशील है यह बताना है इसमें से। तो सबसे पहले तो इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ेगा आपको, उसके बाद में बता देना है कौन सा अधिक क्रियाशील है, स्पष्ट करना है ना। इसलिए अगर स्पष्ट नहीं करना होता तो सीधा सीधा बता देता कि ये क्रियाशील है और दूसरा क्रियाशील नहीं है, इस तरह से। सॉरी। अथवा में है, फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अम्लीय होता है, क्यों, स्पष्ट करना है आपको। तो ये आपको स्पष्ट करना है। तो सिंपली जो है डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के बाद में अम्लीय प्रकृति की व्याख्या जो है आप कर देंगे। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, और बच्चों को क्या लगता है कि बहुत ही हार्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम बहुत ही सिंपल होता है, सेम डायग्राम बनता है, बस किसी में दीवार इधर लगा देते हैं, कभी इधर लगा देंगे तो कभी इधर लगा देंगे। तो थोड़ा सा इसको समझ लेना है। आप अपनी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, मेरी अपनी ट्रिक है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो ये यहाँ पर क्वेश्चन है, आयनन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, इसकी आवर्तिता लिख करके आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन करना है। सबसे पहले तो आपको आयनन एनर्जी जो है बतानी है, ठीक है। उसके बाद में आवर्तिता जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी से जो होती हैं उसको आपको बताना है।
इसके बाद में वर्ग में जो होती है उसकी वो भी बता देना है। तो ये है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको भी ज्ञान दे देना है, और ये सब चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है, और आप मेरे हिसाब से आप ज़्यादा समझ चुके होंगे तो आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। अथवा पाठ की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं, इसकी आवर्तिता लिख कर के इसको प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये आपको सबसे पहले ये सारे सॉल्यूशन करना है। अब इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो इस पूरा सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए फटाफट दिखाऊंगा। तो इसके आगे और भी इसका पार्ट है जो यहाँ पे आप देख लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। प्रश्न संख्या ब जो पूछा गया था उसमें सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है। तो केवल इसमें क्वेश्चन पूछा है तत्व कौन सा है वो, तो हैलोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। इसके आगे हम बात करें परासरण और परासरण दाब को से आप क्या समझते हैं, और समझाते हुए इसके कारण लिखना है। और किशमिश पानी में डालने पर फूल जाती है परंतु अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डालने पर वो सिकुड़ जाता है, ऐसा क्यों। तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, परासरण दाब क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है और इसको आपको एग्जामिनर को भी समझाना है। परासरण की घटना का प्रदर्शन जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो ये है आपका एबल नॉलेट, जो इसमें व्यक्त किया गया था एब नाले ने। तो ये इसको एब नाले तो हिंदी में बोल रहे थे, एब नॉलेट इसमें बोलेंगे हम इंग्लिश में। अथवा में हम पाठ करें राउल्ट का नियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना जो है कैसे करते हैं, ये हम यहाँ पे बता सकते हैं। उसको पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस तरह से आपको बताना है। पहले तो आप यहाँ से समझ लीजिए। पहला जो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको आराम से एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर है। इसके आगे हम बात करते हैं इसके आगे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आप, इसके आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे इसमें एलसीएम और वो आपके मैथमेटिक्स है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स तो आपके पास है ही, तो आप आराम से देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, यहाँ मिसप्रिंट है तो इसको आप भूल जाएं, सॉल्व कर देंगे। इसमें क्या है, डिवाइड कर दिया है। उसके बाद में आप इसको इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं, और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 3 जो है ये डिनोमिनेटर हर में उपेक्षा की जा सकती है। मतलब क्यों की जा सकती है, ये हम प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। और जो सूत्र है उसको लगा देंगे। देखिए जनरली क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो आप थोड़ा सा एक बार ज़रूर पढ़ें। इसके या ऑप्शन में जो उपरोक्त में आपका उपरोक्त समीकरण जो है क्या बताती है आपको, स्पष्ट होता है। यदि WB ग्राम अवाष्पशील विलेय को WA ग्राम विलयन में विलय करते हैं तो शुद्ध विलायक का वाष्प दबाव PA0 जो है एवं विलयन का दाब जो PA है, तो इसके प्रयोगात्मक रूप से मानकर विलय का अणु भार जो MB है ज्ञात कर सकते हैं, जबकि विलायक का आणविक द्रव्यमान M में ज्ञात हो। जब आपको ये ज्ञात हो तो वो MB ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि M में ज्ञात हो तो MB ज्ञात कर सकते हैं, MB ज्ञात हो तो M में ज्ञात कर सकते हैं। वो सिंपल सी बात है। X पता हो तो Y निकाल देते हैं, Y पता हो तो X निकाल देंगे। मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं समझाना है। और दूसरा इसी में पूछा गया है, स्थिर ताप एवं दाब पर सिद्ध कीजिए कि जो डेल G है वो डेल H माइनस T डेल S है। तो ये आपको सबसे पहले मुक्त ऊर्जा के जो है उसके बारे में बता देना है। उसके बाद में मुक्त ऊर्जा से ही रिलेटेड आपको बतानी है कि कैसे साबित कर सकते हैं हम। तो इसकी समीकरण को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया, आप इसको देख सकते हैं आसानी से। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
तो ये पूरा का पूरा आपका समीकरण जो है यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अथवा पार्ट पूछा गया इसकी बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इस अथवा पार्ट की तरफ बढ़ते हुए बता देता हूँ कि इसका जो पासवर्ड है वो नोट कर लीजिए। तो इसका पासवर्ड है 100 फिर 100, ठीक है, और उसके बाद में 1, ये इसका पासवर्ड है। यानी कि क्या है पासवर्ड, 1001 फिर 001। ध्यान रहेगा आपको, 1001 001। ये मैंने लिख दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। दोबारा बोलता हूँ, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, 1001 फिर 001, ठीक है, ये इसका पासवर्ड है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के आधे पार्ट बी पार्ट की तरफ। तो ये है इसका बी पार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपका जो पी वी इक्वल्स टू NRT जो आपका है उसके हिसाब से इसको प्रूव कर लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित को समीकरण सहित समझाना है। रोजेनमुंड अभिक्रिया है, सेंडमायर अभिक्रिया है, वुडवर्थ अभिक्रिया है। तीनों इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आते हैं, तो इनको आपको समझना है और याद रखना है, ठीक है। तो ये रोजेनमुंड अभिक्रिया है पहले पार्ट में, बी है उसका बाद में सेंडमेयर अभिक्रिया जो ये है आपके सामने। बिल्कुल एक एक अभिक्रिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसी तरह से आपका जो सी है यानी कि सा ऑप्शन है, वुडवर्थ अभिक्रिया, वो ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद में अथवा जो पार्ट है, निम्नलिखित को समीकरण सहित समझाइए। तो इन सभी को देखिए, इसमें क्या है खास बात, आपके सारी अभिक्रियाएं डाल दी हैं, तो खास बहुत बेटर रहेगा, आप इनको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो स्टीफन अभिक्रिया है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है और एल्डोल संघनन है। तो सबसे पहले स्टीफन की अभिक्रिया देखते हैं। तो ये स्टीफन की है, ज़्यादा बड़े बड़े अभिक्रियाएँ नहीं हैं। उसके बाद में हाफमैन की जो अभिक्रिया है वो ये है, इसको कंप्लीट देख लेते हैं। तो इस अभिक्रिया के आगे के चरम बिंदुआं जो हैं उनको भी आपको नोट डाउन करके रखना है। काफ़ी लंबी है, थोड़ी सी परेशानी में डाल देती है, लेकिन आपको याद तो करना होगा अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं या पास भी होना है तो भी। इसके बाद में एडोल संघनन जो है वो क्या है, कंडेंसेशन आपको बताना है। आपको पता है कंडेंसेशन क्या होता है, फिर भी आपको एक बार पढ़ने के बाद में क्लियर हो जाएगा। तो ये एडोल संघनन जो है ये आपको बताना है, इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कोई 5 दुष्प्रभाव आपको लिखने हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ों को तैयार करने में। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है, तो आपको पता ही है प्राकृतिक स्रोत में क्या आता है, नेचुरल रिसोर्सेज और मानव क्रिएटेड यानी मैन मेड कॉजेज़ जो है वो है। यहाँ पे मोटर गाड़ियाँ है, सल्फर डाइऑक्साइड जो आपके श्वसन नली में जा कर के क्या क्या करती है, ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। और अपनी मर्ज़ी से भी बहुत सारी कहानियाँ बता सकते हैं। अथवा में है वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 6 उपाय आपको लिखने हैं। तो बहुत सारे हैं, वैज्ञानिक ने तो बहुत सारे कंट्रोल करने के लिए दिए हैं। तो सबसे पहला तो आपको घटक क्या लिख देना है कि वायु प्रदूषण को हम सीधे सिंपल तरीके से रोक सकते हैं कि जब हम पेड़ से अधिक पेड़ लगाएं और वनों की कटाई को रोकें। दूसरी चीज़ जो है, हम बैटरी से उपयोग होने वाले वाहनों को या CNG से उपयोग होने वाले वाहनों को चलाएं। पेट्रोल और डीजल की जो आवश्यकता है उसको बिल्कुल बंद कर दें। जो भी हम पावर यूज़ करते हैं वो कोशिश करें कि विंड एनर्जी से प्राप्त करें। ये सब चीज़ें हैं। तो और अपनी मर्ज़ी से आपको और कुछ भी समझ में आता है वो लिख सकते हैं। बाकी आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें से काफ़ी चीज़ें जो है आप याद करके बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी मददफुल रहेगा। PDF का पासवर्ड मैंने आपको बता दिया था, तो उसको नोट कर लिया होगा आपने। और इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सभी विषय, जैसे मैंने बताया कि 12th क्लास के जितने भी विषय हैं उनके मॉडल सेट्स जो हैं वहाँ पे मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें विजिट करिए। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और PDF का पासवर्ड आपको वीडियो में बताया गया है, क्योंकि हर बार हम जितने भी वीडियो बनाते हैं उसमें एक PDF का पासवर्ड रहता है, तो ये बता पाना मुश्किल होता है कि कौन से वीडियो में कौन सा पासवर्ड है। तो आप देखते हैं तो वीडियो कंप्लीट देखें, 10-15 मिनट आपका जो वेस्ट होता है वो वेस्ट ना हो करके बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं वीडियो में, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंत में आपसे लास्ट में एक बार और बताना चाहूँगा कि PDF का जो पासवर्ड है 100100
1। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, 1001 फिर 001 ये पासवर्ड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।